हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव स्पर्म अर्थात ह्यूमन स्पर्म, हिंदी में मानव शुक्राणु। बात का ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, जो भी करिए बेस्ट ढंग से करिए ताकि दुनिया में नाम रोशन कर सकें, सबसे अव्वल रैंक प्राप्त कर सकें, सारी चीजों को अपने काबू में कर सकें, है ना। अर्थात जो चाहें वो प्राप्त कर सकें, है ना। स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक को, और टॉपिक है मानव शुक्राणु। ध्यान समझिएगा, मानव शुक्राणु क्या होता है। मानव में अर्थात खास करके मेल्स में, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो उसके मेल्स अर्थात मैन में, आदमियों में स्पर्म का सिक्रीशन होता है। स्पर्म जब जनन क्रिया संपन्न होती है, खास करके उसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन का जब प्रोसेस संपन्न होता है, तो उस समय एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव लगभग कई करोड़ की संख्या में एक बार में स्पर्म को सिक्रीट करता है अपने जेनाइटल्स आर्गन द्वारा, अपने जनन अंगों द्वारा। कब? जनन क्रिया के दौरान। अर्थात इसमें से हम एक स्पर्म का आज डाटा फिक्स करेंगे अपने दिमाग में। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग में 5-5 मार्क्स के आसपास। तो अगर हम मार्क्स को छोड़ दें तो मार्क्स के लिए नहीं, हम इसके नॉलेज के लिए कंफर्म हो जाते हैं कि मानव शुक्राणु क्या होता है, कैसे कैसे बना होता है, क्या क्या कार्य होता है। बातें क्लियर रखिएगा। मानव शुक्राणु जो होता है, मैंने आपको बताया कि मानव के शरीर से एक बार में कई करोड़ की संख्या में जनन के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं फीमेल्स की बॉडी में, या कह सकते हैं मादा के जनन अंगों में। उसमें से एक स्पर्म हम लोग क्लियर कर रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा। मानव जो स्पर्म होता है 3 भागों में बटा होता है। पहले तो जो सबसे सिंपल पॉइंट है उसको खत्म कर लेते हैं। मानव स्पर्म 3 भागों में बटा होता है। पहला जो भाग है हेड कहलाता है। सबसे ऊपर का भाग बाबू क्या कहलाता है? हेड। और हेड माने सिर, है ना। अर्थात हेड कहलाता है। और दूसरा जो भाग होता है वह नेक कहलाता है। नेक मतलब गर्दन, अर्थात ये सबसे नीचे वाला भाग गर्दन वाला भाग कहलाता है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं मिडल पीस, अर्थात मध्य का भाग। पहला वाला भाग कौन सा था? हेड था। और दूसरा वाला भाग नेक या मिडल पीस कहलाता है। और तीसरा सबसे लास्ट और सबसे बड़ा भाग टेल कहलाता है, अर्थात पूंछ कहलाता है। बातें क्लियर? मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं। पूरा मानव स्पर्म 3 भागों में बटा, एक हेड, दूसरा नेक या मिडिल पीस, और तीसरा टेल। यही आपके एग्जाम में आपको नोट करने होंगे। सबसे ऊपर हेड वाला रीजन, सबसे ऊपर जो भाग होता है वह एक्रोसोम कहलाता है। ये नाम आपको बहुत बहुत कंपलसरी है याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझिए, सबसे ऊपर वाला भाग एक्रोसोम कहलाता है। अब आप कहेंगे सर ये नाम ही तो है, कहां से इतना इंपॉर्टेंट हो गया? समझिए इस बात को। एक्रोसोम जो होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बना होता है। किसका बना होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को सेल का ट्रॉफिक पुलिस कहते हैं। बातें समझिएगा। अर्थात गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल का एक पार्ट है और स्पर्म का सबसे ऊपरी भाग कंटेन करता, सबसे ऊपर का भाग बनाता है, और वो भाग कहलाता है एक्रोसोम। बात समझिएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये जो भाग आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा चौड़ा बनाया गया है। ये चौड़ा भाग जो होता है, यही मानव में जो फीमेल्स होती हैं उसकी जो ओवा होती हैं, ओवा से फ्यूज्ड करने के लिए ये जो ऊपरी सतह है, अर्थात ये एक्रोसोम ही कार्य करता है। एक्रोसोम इतना स्टेबल होता है, इतना मजबूत होता है कि फीमेल्स अर्थात माता की ओवा से, अर्थात अंड से ये निषेचन करता है। अर्थात फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, अगर तो आपके सेंस में ये आएगा कि सर क्या एक्रोसोम नहीं होगा तो ओवा में फर्टिलाइजेशन, निषेचन नहीं होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि जो सबसे मजबूत भाग है वो तो रिमूव हो गया है, आपने हटवा दिया भाई कि अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके प्लेस में इतना इंटर करना इतना आसान नहीं होता है। तो एक्रोसोम कुछ लिक्विड्स का
सिक्रीशन करता है इसकी सतह पे जाने के बाद, और धीरे 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 ये क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस को इसके अंदर एंट्री कर देते हैं। अर्थात एक्रोसोम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। मानव स्पर्म का सबसे महत्वपूर्ण और ऊपर का सबसे मजबूत भाग होता है एक्रोसोम। दूसरा जो भाग होता है हेड रीजन में, इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब बाबू केंद्रक। तो केंद्रक जो होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, हाफ नंबर को हम केवल एन से डिनोट करते हैं और फुल नंबर अर्थात पूरे गुणसूत्र को हम 2n से डिनोट करते हैं। अब बातें क्लियर रखिएगा। कहेंगे कि सर ये पता नहीं क्या यानी एन पढ़ा रहे हैं। एन का मतलब होता है हाफ नंबर। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम बाबू? तो हमारे अंदर होते हैं सर 46 क्रोमोसोम। तो क्या मानव के न्यूक्लियस में अर्थात यहां स्पर्म के न्यूक्लियस में इसका मतलब 23 ही होते हैं क्या? हाँ भाई, इसमें 23 जोड़ी होते हैं, अर्थात कह सकते हैं 23 होते हैं, या हम कह सकते हैं कि आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यदि अब इसके पास भी अर्थात ओवा अंड के पास भी आधे होते हैं और स्पर्म के पास भी आधे होते हैं, तो आधा इधर से आया और आधा इधर से आया, अर्थात आधा मेल का बाबू और आधा फीमेल का। तो मिलने के बाद पूरे न्यूक्लियस हो जाते हैं, मतलब उसको हम 2n से डिनोट करते हैं। क्लियर है? छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन ध्यान में रखने वाली है कि हाफ नंबर को हम केवल n से डिनोट करते हैं और फुल नंबर को 2n से। हाफ नंबर अंड का क्रोमोसोम और हाफ नंबर मेल्स के स्पर्म का क्रोमोसोम मिलकर एक फुल नंबर क्रोमोसोम बनाते हैं। हम फिर से यहां आते हैं। एक्रोसोम सबसे मजबूत भाग, न्यूक्लियस इसके मध्य का भाग होता है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंटेन करके रखता है ह्यूमन बीइंग के। क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्र का मतलब गुणों का सूत्र। हमारे जितने गुण हैं मानव के, वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर बंद होते हैं। नीचे का भाग सेंट्रियोल्स कहलाता है। सेंट्रियोल्स का मतलब होता है कि हेड रीजन और नेक रीजन को जोड़ के सेंटर में रखता है, बीच में इसमें स्थित होता है, अर्थात इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, हेड को भी और नेक को भी। इसके नीचे वाला जो भाग होता है वह नेक रीजन होता है, और नेक रीजन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है और वो चीज है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी चीजें होने के बाद भी अगर हम नेक रीजन के पार्ट को रिमूव कर दें तो ये पूरा स्पर्म किसी काम का नहीं, क्योंकि इसके शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करने वाली चीज है माइटोकॉन्ड्रिया, उसे क्या कर दिया गया है? रिमूव। तो आप समझिए, तो इसका मतलब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाई जाती है नेक रीजन में, और न्यूट्रिशन अर्थात कह सकते हैं एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, अपर लेवल भी और लोअर लेवल भी। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया कहां है बाबू? नेक रीजन में है सर, और ये ऊर्जा प्रदान करती हैं ऊपर भी और नीचे भी, अर्थात न्यूक्लियस के अपर साइड पे भी, अर्थात हेड रीजन में भी और डाउनवर्ड साइड में भी। तीसरा और सबसे लास्ट ऑर्गन है टेल। टेल मतलब पूंछ। ये सबसे लंबा पार्ट होता है, मानव शुक्राणु का सबसे लंबा भाग, और खास करके एक फ्लैजिला की तरह काम करता है। फ्लैजिला का मतलब एक बड़े से धागे की नुमा संरचना होती है, और ये मूवमेंट ऐसे ऐसे करते हुए जो है कि मूव होता है। तो स्पर्म धीरे धीरे वेजाइना से होते हुए फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवा तक पहुंचते हैं। मैंने आपको सारी चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, मां का गर्भाशय कहां से स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अर्थात स्पर्म का यही भाग आपसे एग्जाम में पूछता है और आपको इसी के बारे में नोट करना है। तो वन ऑफ द अब कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, ये 3 ही होते हैं, एक हेड, एक नेक, एक टेल। टेल में कुछ नहीं बताना है, बस मूवमेंट करता है, इसके कारण गति होती है और स्पर्म आगे बढ़ता है। नेक रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करती है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे यह एक्टिव होते हैं। न्यूक्लियस, यही पॉइंट है, न्यूक्लियस जो होता है हाफ नंबर होता है, मानव के हाफ नंबर क्रोमोसोम इसके स्पर्म के पास होते हैं। और एक्रोसोम जो होता है ये सबसे ऊपर का पार्ट होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बना होता है और फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बातें क्लियर? जितनी चीजें आप सुने हैं बस वही आपको नोट करके याद करके अपने मस्तिष्क में रखना है। जो आप कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठे तो ये चीजें आपके दिमाग में एकदम हिट कर जाएं, आप क्वेश्चन को एकदम पूरी तरह से
क्लियर करके आ जाए। बात है क्लियर? जो भी डाउट्स होंगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को देखने के लिए, लोगों अपने दोस्तों तक भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।